तो देखिए हमारा आज का टॉपिक है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हस्त मतलब क्या होता है? हाथ से। शिल्प मतलब क्या होता है? हाथ से बनाया गया जो आपका जो कोई भी जो ढांचा होगा उसको क्या कहते हैं? हस्तशिल्प। तो हाथ से बनाया हुआ जो भी चीज़ होगा उसको हम हस्तशिल्प कहते हैं। जैसे हाथ से बनाया हुआ क्या क्या हो सकता है? जैसे मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाते हैं ना अपने हाथों से। उसके अलावा जो मूर्तिकार जो होते हैं, जो मंदिर में जो मंदिर के लिए जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, जैसे भी सरस्वती पूजा आएगा तो सरस्वती पूजा में आप देखते होंगे जो मूर्तिकार वगैरह जो होते हैं उसको भी शिल्पकार कह सकते हैं ना। तो शिल्प का मतलब क्या होता है? क्राफ्ट कहते हैं उसको। शिल्प को क्या बोलते हैं? क्राफ्ट। CRAFT। शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्प। जैसे कोई मूर्ति बनाता है वो भी क्या है? शिल्पकार कहलाएगा। कोई अगर नक्काशी बनाता है, नक्काशी समझते क्या होता है? नक्काशी एक डिजाइन हुआ, नक्काशी को कहते हैं डिजाइन। जैसे पुराने जो महल वगैरह होते थे उसमें देखिएगा कि खिड़कियों के पास का जो डिजाइनिंग होता था, जैसे कमरा है तो कमरे के पहले जो गेट होता है तो गेट का डिजाइनिंग देखते होंगे बिल्कुल यूं ऐसे करके होता था ना। ये सब क्या है? ये सब डिजाइन ही तो है। पुराने घरों में महलों में आप देखिएगा कि वहाँ पर डिजाइनिंग वगैरह का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था। तो ये भी क्या कहलाता है? शिल्पकार ही। देखिए हम जो आज टॉपिक पर उसमें कहते हैं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। मतलब भारत में ऐसे हस्तशिल्प उद्योग पहले कौन कौन था, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे भारत में यहाँ पर चरखे से हम लोग कपड़ा बनाते थे, सूत काटते थे ना चरखे से, ऐसा करते थे ना भाई, चरखे से तो कपड़ा बनाते ही थे। यहाँ पे बहुत सारे मूर्तिकार भी थे, बहुत सारे जो है मतलब जो कुम्हार वगैरह थे वो बर्तन बनाते थे। ब्रिटेन के आने की वजह से क्या हुआ, हम लोगों के यहाँ पर इन सारे उद्योगों का चौपट हो गया, चौपटीकरण कह लो एक तरह से। कैसे चौपट हो गया? चौपट ऐसे हुआ कि जब भी ब्रिटिश निर्मित वस्तु आती थी, ब्रिटिश निर्मित जो भी वस्तु आया तो ब्रिटिश निर्मित वस्तु वहां से क्या क्या बन के आता था ब्रिटेन से। जैसे वहां से बन के कपड़ा एकदम स्टिचिंग वगैरह करके एकदम रेडीमेड कपड़ा, उदाहरण के तौर पे भी कपड़ा देख लेते हैं, हालांकि वहां से बहुत सारा चीज आता था बन उनके। तो कपड़ा जैसे वहां से बनकर आया, ये कपड़ा जब भारत में आएगा तो भारत के लोग खादी वाला पहनेगा क्या? भारत के लोग खादी वाला नहीं पहन के ये वाला पहनेगा जो विदेश से बनाया हुआ। ब्रिटेन के माध्यम से जो कपड़ा बनाया जाता है उस कपड़े का यहाँ पर खपत क्या है? ज़्यादा है। जबकि भारत में जो कपड़ा बन रहा है लोग उसको खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसा कि ब्रिटेन वाले का कपड़ा का क्वालिटी है। यहाँ के लोग कपड़ा बना रहे हैं चरखे से, तो जब चरखे से जब बनाते हैं तो उसके बीच देखिएगा गैप ज़्यादा होता है। अरे कपड़े का जो आप जूम करके देखिएगा, कपड़े कैसे होते हैं? इस तरह होते हैं ना, जाली जाली ऐसे ही होता है ना। तो नॉर्मली जो मशीन से बनता है उसमें ये जाली नुमा संरचना क्या होता है? बहुत ही बारीक होता है। तो कपड़े आपके क्या होते हैं? बहुत ही महीन छेद होगा उसमें। लेकिन जो हाथ से बनाते हैं उसका साइज क्या हो जाता है? मोटा। आप देखिए हाथ से जो बनाया हुआ ऊन का जो स्वेटर वगैरह जो पहनते हैं, और एक स्वेटर होता है जो मशीन से बनता है। तो हाथ से बनाया जो ऊन काटा पर जो स्वेटर होता है उसमें देखिएगा जाली ज़्यादा मोटा मोटा होता है, बड़ा बड़ा होता है। जबकि जो स्वेटर जो कंपनी बनाती है उसमें देखिएगा वो ज़्यादा बारीक होता है, उसकी डिजाइनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। बात समझ में आया? तो इन सारी चीज़ों की वजह से डस्टर कहाँ चला गया भाई? हाँ यहीं पे। तो ब्रिटेन जो भी बनाता था सामान, वो सामान चूंकि जानते थे कि ब्रिटेन कच्चा माल कहाँ से खरीदता था। अगर ब्रिटेन को कच्चा माल अगर खरीदना हो तो कहाँ से खरीदेगा? देखिए इसी भारत से वो कॉटन खरीदेगा। हाँ नहीं समझे? पटसन, जूट। हाँ हिंदी में वही कहते हैं उसको, ठीक है। तो कॉटन, मान लीजिए कि कॉटन वहां से खरीदा भारत से, ये कॉटन को अपने रेलगाड़ी के माध्यम से ढो ढा के ले गया। जब रेल का विकास हो गया होगा तब रेलगाड़ी के माध्यम से, रेल तो हालांकि 1853 में आएगा, लेकिन उससे पहले भी तो कॉटन ढो रहा था वो लोग। तो कैसे ढो रहा था? बैलगाड़ी से, कुछ घोड़ा गाड़ी से, टमटम वगैरह तब भी चला करता था। हाँ ऊँट तो राजस्थान वगैरह में चलेगा ना, यहाँ बिहार में ऊँट चलेगा? फिर दिक्कत हो जाएगा ऊँट को, ठीक है। तो देखिए तो कॉटन वगैरह यहाँ से ढो के ले जाएगा कहाँ? ब्रिटेन। और फिर ब्रिटेन में वो जो कपड़ा बनाएगा वो वापस कहाँ पहुँचा देगा? तुम ही खपत करो, तुम ही से खरीदे थे कच्चा माल, तुम ही को बना करके बेच देंगे। तो ये जो कपड़ा यहाँ भारत में जो जाएगा, तो यहाँ के जो पहले से जो उद्योग चल रहे हैं ऑलरेडी, जो कपड़ा वगैरह बना रहा है उसको तो दिक्कत होगा ना।
उनका क्या हुआ, वो तो बर्बाद होना तय है, क्योंकि जो कपड़ा वो मशीन से बना रहे हैं और जो कपड़ा भारत में चरखे से बन रहा है, दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है कि नहीं? काफ़ी फ़र्क है। अभी उतना दूर छोड़ो, अभी चाइना का एग्जांपल ले लो। अभी चीन से बना हुआ सामान हम लोग ज़्यादा खरीदते हैं कि नहीं? क्यों खरीदते हैं? क्या देश के प्रति प्रेम नहीं है? वही बात है कि आप यहाँ पर सिंपल टॉर्च का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो जो टॉर्च हम 10 रुपये में बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं, मतलब 10 रुपये में बैटरी मिल जाए भारत में, यही बहुत बड़ी बात है। अब वो 10 रुपये में टॉर्च बना के बेच देता है, जबकि उसमें लेबर कॉस्ट, प्रॉफिट और जो उसमें रॉ मटेरियल के जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे शामिल होते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और लेबर कॉस्ट को जो मैनेज किया है चाइना वाले बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उनके पास मशीनें इतनी उन्नत तकनीकों की मशीन है, मतलब हाईटेक मशीन है, कि वो काफ़ी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है, लेबर कॉस्ट कम हो जाता है। अरे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोडक्शन कर लो, लेबर कॉस्ट तो वैसे भी कम हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो देखो हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन हुआ, उसका रीजन तो समझ में आ गया। क्योंकि जो सामान हम ब्रिटेन में बनता था, वो ब्रिटेन निर्मित, जो ब्रिटिश निर्मित वस्तु थी, जब वो भारत पहुंचा तो यहाँ के लोग लोकल चीज़ को खरीदने से मना कर दिया, नहीं खरीदता था, क्योंकि ये सामान उतना सस्ता भी नहीं होता था, और ये ब्रिटिश निर्मित वस्तु सस्ता भी होता था और टिकाऊ भी होता था और क्वालिटी भी अच्छा होता था। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ के उद्योगों का क्या हो जाएगा, विऔद्योगीकरण। क्या बोलते हैं, विऔद्योगीकरण। तो ब्रिटिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण। इसका उल्टा क्या होगा, तो अनइंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो कि विऔद्योगीकरण हो गया। तो औद्योगिकरण कहाँ चल रहा था, ब्रिटेन में। भारत में क्या चल रहा था, उद्योगों का पतन। वहाँ के उद्योग, वहाँ की फैक्ट्रियाँ फल फूल रही थी और यहाँ की फैक्ट्रियाँ बर्बाद हो रही थी, क्योंकि वहाँ का जो फैक्ट्री था, वहाँ से जो सामान बनकर आता था वो भारत आता था। तो यहाँ के लोग तो वहाँ का सामान खरीदेगा ना, तो यहाँ के फैक्ट्री वाले को क्या होगा, नुकसान होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर लोगों का रोजगार छिनते जाएगा। अब देखो भारत में अगर फैक्ट्रियाँ नहीं होंगी तो रोजगार मिलेगा क्या? अभी बिहार में आप देख लीजिए ना कि बिहार में फैक्ट्रियाँ बहुत कम है, इंडस्ट्री बहुत कम है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर बेरोजगारी भी क्या है, ज़्यादा है। तो ये समस्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें क्या क्या देखना है आपको, पहले मिटाते हैं इसको। ये मोटा मोटी समझ में आ गया ना? हाँ, इसका अभी जो डायग्राम बनाते हैं, अब डायग्राम के हिसाब से इसको कैसे पढ़ते हैं वो देखिए पहले। इसका देखिए, समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है आपको समझ में? थोड़ा थोड़ा या पूरा? थोड़ा आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो हस्तशिल्प उद्योगों का पतन में सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो फिर से हमको आपको यही सब सारा चीज़ समझा देंगे अच्छे से। अर्थ के बाद क्या देखना है कि आखिर भारत में उद्योगों के पतन के पीछे कारण क्या था, जो विऔद्योगीकरण हुआ उसके रीजन क्या थे। तो ऐसे कह लो, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन के कारण क्या क्या कारण थे। उसके बाद देखना है इसके परिणाम क्या हुए। अगर भारत में उद्योगों का पतन होता है, इससे रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट क्या देखना है, पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव। पॉजिटिव किसके लिए होगा, पॉजिटिव तो इंग्लैंड वालों के लिए होगा, नेगेटिव किसके लिए होगा, हमारे लिए होगा। क्या कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या कितना भारत को फायदा होता है, कितना भारत को नुकसान होता है, वो तो हम लोग देखेंगे ना। अभी क्या बात है, मार्कर को ठंडी लग गया क्या, ये मार्कर। चलो भाई, अब यहां से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए कि भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था में, भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था में कुछ बदलाव आया। भारतीय अर्थव्यवस्था, परंपरागत अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया। बदलाव ये आया कि पहले कृषक एक वर्ग कौन था, कृषक या कृषि, हाँ कृषि कह लीजिए, कृषि कह लीजिए ज़्यादा सही रहेगा, कृषि। और दूसरा कौन है, हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प, तो भारत में जो पहले लोगों के कमाने का जरिया क्या था, या तो वो खेती करेंगे या तो हस्तशिल्प उद्योग में काम करेंगे, चरखा उरखा से कपड़ा उपड़ा बुनेंगे, यही काम था ना। तो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था, यही दो था।
तो भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था, परंपरागत मतलब जो ट्रेडिशनल तौर पे भारत में जिस सिस्टम से यहाँ लोग कमाते थे, तो परंपरागत मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल तरीके से, जिस तरीके से आज तक होते आया है उसी को परंपरागत कहते हैं ना। और ये क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हैं क्या होता है? अर्थव्यवस्था का क्या मतलब होता है? अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी। अब अव्यवस्था का मतलब क्या होता है? सिस्टम। मनी को एक सिस्टम के तरीके से कैसे आप कंज्यूम करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। मुद्रा, तो मुद्रा का आदान प्रदान कैसे चलता है, वो होता है अर्थव्यवस्था। तो भारत में लोगों के कमाई का मुख्य जरिया क्या था? या तो वो कृषि से करेंगे या तो फिर वो क्या करेंगे? हस्तशिल्प उद्योगों से काम करेंगे। अच्छा, अगर ये कृषि है तो इसको गैर कृषि कार्य बोल सकते हैं। गैर कृषि, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैर कृषि कार्य। गैर को बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर वर्क। एक व्यक्ति ऐसा जो एग्रीकल्चर वर्क करता है, और दूसरा कौन है? नॉन एग्रीकल्चर, जो कृषि से इतर है। अच्छा, उसके साथ क्या हुआ? कृषि को करने वाले को क्या बोलते हैं? कृषक। जो कृषि के काम में लगे हुए हैं उसको क्या बोलते हैं? कृषक। और जो हस्तशिल्प उद्योगों में लगे हुए हैं उनको कहते हैं शिल्पकार। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि भारत में दो तरह के लोग थे उस समय, या तो कोई शिल्पकार बनेगा या तो कोई फिर कृषक बनेगा, या तो फिर किसान बन जाओ या फिर क्या बन जाओगे? शिल्पकार। अभी के जैसा तो है नहीं। जैसे अभी के दौर से अगर हम तुलना करें तो अभी तो लोगों का काम अलग अलग है। कुछ लोग सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं। तो सेवा दे रहा ना। तो पहले सेवा वाला, पहले सर्विस वाला कोई काम तो ज़्यादा उतना होता नहीं था, कम था। सर्विस के काम पहले भी होते थे, लेकिन उस समय मेनली लोगों का दो काम होता था, या तो कृषि से वो इनकम जनरेट करेगा या तो सिर्फ हस्तशिल्प उद्योगों का काम करके करता था। तो ऐसे में क्या होता था कि ब्रिटिश शिल्पकार के टाइम में इनका क्या हो गया? पतन हो गया। किसानों का भी क्या चल रहा था? कृषकों का भी तो शोषण हो रहा था, नहीं हो रहा था? इनका भी शोषण बढ़ रहा था ना। अभी जो हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा उसमें क्या देखे थे कि किसानों पर अलग अलग तरीके का कर लगाया गया था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। तो अलग अलग प्रकार से कर लगाने की वजह से तो वैसे भी किसान परेशान है, ऊपर से जो भारत में जो दूसरा समुदाय है जिसको शिल्पकार कहते हैं वो भी परेशान था। वो कैसे परेशान था? क्योंकि यहाँ पर शिल्पकारों को भी उतना रोजगार नहीं मिल पाता था। हम लोग सारा सामान किसका यूज करने लगे थे? ब्रिटेन का। ब्रिटेन जो भी बना के भेजता था। अब देखो जो मूर्ति वगैरह होता था, अभी आज के समय में तुम देखो, जैसे कि दिवाली के समय में जो गणेश और लक्ष्मी का जो मूर्ति मिलता है मार्केट में, हम लोग ज़्यादातर कौन सा खरीदते हैं? जो चाइना से बनकर आता है। वो 15-20 रुपये में मूर्ति मिल जाता है, और भारत के लोग जब बनाएंगे तो वो 15-20 रुपये मिलेगा ही नहीं। यहाँ का मूर्ति कम से कम 50 रुपये मिलता है। तो जो चीज़ें सस्ता मिलेगा लोग उसके पीछे भागेगा, स्वाभाविक सी बात है। उस समय लोगों का देशभक्ति अंदर हो जाता है, समझ रहे हैं? जब बात कंजप्शन की होती है वो चुपचाप खरीद लेता है। तभी तो देखते होंगे रेडमी के मोबाइल से या रियलमी के मोबाइल से हम लोग देशभक्ति की बात बोलते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग चाइना के सामान का बाइकआउट करते हैं। हम लोगों को दिवाली के समय में ज़्यादा से ज़्यादा भारत निर्मित वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, जबकि यही बात किस पर लिख रहा है? किस मोबाइल की कंपनी का यूज़ कर रहा है? चीन। मतलब चीन के मोबाइल का इस्तेमाल करके आप जो है स्वदेशीकरण ला रहे हो, मतलब विदेशी सामान पर टाइप कर रहे हो कि स्वदेशी अपनाना चाहिए। और ये बात कहाँ लिख रहे हैं? ये बात तुम लावा के मोबाइल पे बैठ के लिखते ना, तब ठीक लगता कि हाँ भाई देखो हम शुद्ध स्वदेशी फ़ोन यूज़ करते हैं, माइक्रोमैक्स, लावा, हम इसका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कार्बन, हाँ वो भी है। तो कहने का मतलब है कि आप विरोध करते हैं, पर विरोध करने के पहले आप खुद हैबिचुअल बन चुके हो। बस ये है कि झालर नहीं खरीदना। 50,000 का फ़ोन खरीदेंगे चीन वाला, वो चलेगा, लेकिन 30 रुपये का झालर नहीं खरीदेंगे। समझ रहे हो? मतलब हम लोग स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन सस्ता वाला स्वदेशी, महंगा वाला नहीं, क्योंकि महंगा वाला बनता नहीं है ना। 50,000 का हम रियलमी का फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन वही बात है 50 रुपये के झालर के लिए बहुत तकलीफ है। चलो ठीक है। हालांकि देखो एक चीज़ बताते हैं, तो ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमें भी स्वदेशी अपनाना है, लेकिन कैसे? आपको कंपटीशन मिला है टफ, तो आपको भी यहाँ पर उस तरह का ढांचा बनाना पड़ेगा। यहाँ के उद्योगों का विकास आपको उस तरह से करना पड़ेगा। ये चैलेंजिंग है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम चुपचाप शांति से बैठ जाएं। अभी मान लो कि हो सकता है कि भारत की तरफ से कोई स्वदेशी कंपनी वैसा मोबाइल नहीं मैन्युफैक्चर करती है। आने वाले समय में अगर इन्हीं सारी कंपनी जैसे लावा हो गया, कार्बन हो गया, इन सारी कंपनियों को जब अच्छा खासा सरकार की तरफ से मदद मिलेगा, तो क्या ये आगे चल के अच्छा काम नहीं कर पाएंगे?
सरकार अपने तरफ सब्सिडी दे सकती है ना, कि ठीक है मान लो कि चीन वाला कोई सामान 5 रुपये में बेचता है, तो इसके कंपटीशन करने के लिए तो भारत से जो सामान बनेगा उसको भी तो 5 रुपये लायक बनाना पड़ेगा। तो कंपनी को कभी कभी हो सकता है कि 5 रुपये की जगह पे 8 रुपये की कीमत पड़ जाए, कि अगर वो बेचेगा तो कम से कम 8 रुपये में नहीं बेचेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसा कर सकती है सरकार ना, एक काम करो कि 3 रुपये का हम सब्सिडी दे देते हैं, मतलब जो 3 रुपये का घाटा है वो मेरी तरफ से हम झेल लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम 5 रुपये में ही बेचो, जो 3 रुपये का नुकसान हो रहा है वो सरकार तुमको अपनी तरफ से देगी। ऐसा करती है सरकार। स्वदेशी को अगर आप प्रमोट वाकई में करना चाहते हो तो आपको सब्सिडी देना पड़ेगा। क्या सरकार यूरिया में और डीएपी में जो खाद में क्या सरकार सब्सिडी नहीं देती है? देती है। क्यों देती है? ताकि किसान सस्ते रेट पर खाद को खरीद पाए, नहीं तो वो खरीद पाएगी। जो कंपनी जो बनाती है, जैसे मॉन्टेंसो एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है, वो बीज बनाती है, सीड की कंपनी है। अब वहाँ का जो उसका जो चीज़ जो सामान जो बीज वगैरह खरीदेंगे वो बीज ऑलरेडी महंगा पड़ेगा। तो यहाँ के किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करती है? वो कहती है काम करो, बीज का एक पैकेट का अगर दूसरी कंपनी 800 रुपया ले रही है तो 300 रुपया मेरे तरफ से होगा, 500 रुपये में आपको मिलेगा। आप दुकान पर जाओ, 500 रुपया दो, आपको वो पैकेट मिल जाएगा। तो वो 300 रुपये का खर्चा कौन झेलती है? सरकार। तो विऔद्योगिकरण से बचने का एक उपाय ये है कि अगर चाहते हो, ये हम देखो इतिहास को वर्तमान के साथ हम आपको जोड़ के बता रहे हैं, ये तो चल ही रहा है, वो तो इतिहास हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि ये रीज़न क्या था, वो तो समझ ही आ रहा है कि यहाँ पर अर्थ क्या हुआ कि कृषि, पहले परंपरागत भारतीय परंपरागत समाज में 2 तरह के लोग रहते थे, एक कृषक वर्ग के लोग होते थे या दूसरा शिल्पकार होते थे। तो शिल्पकारों का जो पतन होगा उसका रीज़न यही है क्योंकि हम लोग ब्रिटिश निर्मित वस्तु का खपत क्या करने लगे? ज़्यादा करने लगे, अपनाने लगे। तो स्वदेशीकरण का दौर क्या हो गया? कम। और इसी वजह से क्या हो गया? हम लोगों का हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? विऔद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हो या अनइंडस्ट्रियलाइजेशन कह सकते हो, हुआ ना। अब दूसरा हम लोग को यह देखना है कि आखिर पतन के कारण क्या थे। कारण देख, इसको मिटाएं, इसको मिटाने को दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगला कारण जो पतन के कारण है, पतन के कारण में जो सबसे बड़ा रीजन देता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था। उस समय ब्रिटेन में क्या चल रहा था? औद्योगिकरण। किसी को नींद तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? बताइएगा, जब नींद आना होगा तो बताइएगा, हम पॉज कर लेंगे वीडियो, ठीक है। तो ब्रिटेन में औद्योगिकरण कब चल रहा था? ये बात हम कब की कर रहे हैं? ये लगभग 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। 19वीं सदी का मतलब क्या होता है? 1800 से लेकर के 1899 तक के बीच की बात बोल रहे हैं। इस समय हम बताए थे एक चीज हुआ था 1813 में घटना हुआ था। हाँ क्या बोले? नहीं समझे? हाँ मतलब वो तो स्टार्टिंग था ना। अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में, तो 18th सेंचुरी का टाइम कब से कब तक है? 1700 से लेकर 1799। और 19th सेंचुरी का टाइम कब से कब तक है? 1800 से लेकर के 1899। औद्योगिकरण देखो, पहले ज़्यादातर ब्रिटेन के लोग जो थे इस समय व्यापार पे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। उसके बाद का जो टाइम आया ना 19वीं सदी में, यहाँ से ज़्यादा औद्योगिकरण का दौर चला तेजी से। हालांकि पहले भी छोटे मोटे उद्योग थे ब्रिटेन में, लेकिन इस समय ब्रिटेन बिल्कुल पिक पॉइंट पे था। पिक पॉइंट का मतलब क्या? यहाँ पर औद्योगिकरण एकदम शानदार तरीके से चल रहा था। तो अब घटना जो 1813 में घटा था, इस समय क्या हुआ था? फ्री ट्रेड की पॉलिसी आया था। फ्री ट्रेड पॉलिसी, इसको कहते हैं क्या? मुक्त कर व्यवस्था, मुक्त व्यापार चलेगा। मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है कि अब ब्रिटिश से जो वहां से जो कंपनी आएंगी, ठीक है, केवल एक कंपनी नहीं आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। अब पहले क्या था? केवल एक ही कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, यहां से कच्चा माल खरीदेगा, ब्रिटेन तक पहुंचेगा। अब क्या होने लगा? बोला नहीं, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आएगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा मतलब ब्रिटेन का कई सारा कंपनी यहां पर आएगा। ब्रिटेन का कई सारा कंपनी आएगा, यानी कि कह सकते हो कि अनेक ब्रिटिश कंपनी का आगमन, मतलब ब्रिटेन के कई सारी कंपनी भारत आएगा और यहां से कच्चे माल ले जाएगा।
आखिर क्या रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी कंपनियों को भी परमिशन दे देता है? ये सामान कच्चे माल का पूर्ति नहीं करता। सीधी सी बात है ना, ब्रिटेन में क्या चल रहा है, औद्योगिकरण, और वहां पर फैक्ट्री में कच्चा माल ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो कच्चा माल केवल एक कंपनी तो पूरा कर नहीं पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी के अलावा बाकी और भी जो कई सारी कंपनी है उसको भी मौके देने पड़ेंगे ना आपको, और मौका दिया। 1813 में खुल के बोला, वहां के ब्रिटिश की सांसद बोला कि 1813 में कानून बना, चार्टर एक्ट 1813, आप 1813 आप पढ़ोगे आपको बताएंगे आराम से। इसमें बोला कि ब्रिटेन की कई सारी कंपनी यहाँ पर आकर क्या करेगी, व्यापार करेगी, यानी कच्चा माल अभी मतलब ब्रिटेन वाले को बहुत सारा चाहिए था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी उतना पहुंचा नहीं पा रहा था, तो क्या करेगा, तो ब्रिटेन में जिस समय औद्योगिकरण का दौर चल रहा था और इसके लिए वो क्या चल रहा था, वो चाहता था ब्रिटेन के लोग कि प्रोडक्शन ज़्यादा से, तो उत्पादन की मात्रा वो क्या करना चाहता था, ब्रिटेन के लोग उत्पादन क्या करना चाहते थे, उत्पादन किस चीज़ का होगा, वस्तु का। उस समय सेवा का तो उतना होता नहीं था, कहीं जाना तो नहीं आपको ना, तो बात कर लीजिएगा बाद में क्लास के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, डांटते हैं बुरा तो नहीं लगता है ना, नहीं लगता है तब भी सॉरी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, मेरा हक अधिकार है, आप मेरे क्लास में डांट सकते हैं, क्यों भाई, रडार में सब है बराबर है ना। तो ठीक है, उत्पादन, अच्छा ब्रिटेन में क्या करना चाह रहा था, उत्पादन बढ़ाना चाह रहा था। अच्छा उत्पादन कैसे बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या, यानी कि उत्पादन बढ़ाना चाहता था, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है। क्यों ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना चाह रहा था। भाई हम प्रोडक्शन देखो, हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन, हम ज़्यादा प्रोडक्शन कब करेंगे, जब डिमांड ज़्यादा होगा। डिमांड देखो, भारत में सामान का डिमांड ज़्यादा था, उस समय लोग और ज़्यादा सामान चाह रहे थे और उतना सामान ब्रिटेन वाले अभी दे नहीं पा रहे थे। तो अब जब मशीन से कपड़े बनेंगे तो कपड़े का प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा। पहले जहाँ 1 घंटे में 10 जीन्स बनता होगा, मान लो जीन्स मान लो पहनता, जीन्स तो नहीं पहनते उस समय, क्या पहनते होंगे, धोती कुर्ता टाइप का पैजामा कह लो, नहीं बहन लुंगी, कुछ भी कह लो ना, जो पहनते थे उस समय, मान लो धोती ही पहनते होंगे मान लो, तो धोती जो पहनता, मान लो 1 घंटे में हाथ से अगर बनाएंगे 10 बनेगा, मशीन से बनाएंगे तो कम से कम 10,000 बन सकता है, समझो। वो तो मशीन के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 10 के बजाय 100 भी बनता है तो 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ ना। कच्चे माल तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उनको पता था कि उत्पादन हमें बढ़ाना है। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या बोलता, कहता कि बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता है, साथ ही कच्चे माल की आवश्यकता है। देखो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो कच्चा माल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना, और साथ ही साथ क्या चाहिए, एक बड़ा बाजार चाहिए। ब्रिटेन को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो क्या करेगा, उत्पादन को बढ़ाएगा। उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल चाहिए और साथ ही साथ एक ऐसा बड़ा बाजार चाहिए जहां पर जो उस वस्तु जो प्रोडक्शन किया उसको बेच सकें, यानी कि जो ब्रिटिश निर्मित वस्तु है उसका हम खपत कर सकें। तो बड़ा बाजार के रूप में क्या मिला, भारत। बड़ा बाजार के रूप में ब्रिटेन को क्या मिला, भारत। कैसे बड़ा बाजार है, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, जनसंख्या। हमने कुछ किया हो ना हो पर जनसंख्या जरूर बढ़ा लिया अपना ठीक ठाक मात्रा में। तो जनसंख्या बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी दूसरे कंपनी के लिए, जनसंख्या बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस जगह जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर व्यापार अधिक फलते फूलते हैं। इसलिए देखना, जहाँ मार्केट के एरिया में जहाँ जनसंख्या डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा होता है वहाँ पर सामान ज़्यादा तेज़ी से खपत होता है। तो तेज़ी से खपत करने के लिए बड़ा बाजार चाहिए था। बड़े बाजार के रूप में भारत ऑलरेडी था, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा था तो सामान तेज़ी से वो खरीदेगा। तो फिर कच्चा माल भी चाहिए, तो कच्चा माल भी कहाँ से मिल जाएगा, भारत से। कच्चा माल भी यहीं से मिल रहा है और बड़ा बाजार के रूप में भारत भी मिल रहा था। तो ऐसे में गुलामी करने की जो गुलाम बनाने की जो प्रवृत्ति है वो कभी छोड़ेगा। इतना अच्छा ऑप्शन था भारत के रूप में कि यहीं से कच्चा माल भी मिल रहा है, इन्हीं के पैसे से भी खरीदना है। ये भी नहीं कि कच्चे माल अपने घर से पैसा लगा खरीदेगा, नहीं, यहीं के राजवाड़ों पर टैक्स लगाएगा। वही जो आप पहले बताए थे डलहौजी का, और क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम था उनका, सहायक संधि जो हुआ था वेलेजली की। तो वेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से और डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से ऐसा दिमाग लगाया कि यहीं के राजा से पैसा लेता था, सामान खरीदा, कच्चा माल भी खरीद लिया, उत्पादन भी बढ़ा लिया और जाके खपत भी कर दिया भारत में। बधाई हो, खपत भी हो गया, टेंशन नहीं है। और इसके वजह से क्या होगा, ब्रिटेन में औद्योगिकरण क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। तो अंततः कंपनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, भाई एक कंपनी कच्चा माल तो पूरा ला नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या करेगा, कंपनी का एकाधिकार को खत्म किया। कंपनी का एकाधिकार को क्या करेगा, एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली।
मोनो, अरे कंपनी उस समय कौन काम कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अकेला व्यापार कर रहा था, इसके मोनोपोली को उन्होंने तोड़ा। बोला अकेले तुम क्यों व्यापार करोगे? हाँ, भारत में तो ईस्ट इंडिया कंपनी कच्चा माल खरीद रहा था ना, और वही ला करके यहाँ पे बेचता भी था। बोला कि नहीं, अब केवल तुम काम नहीं करोगे, बल्कि तुम्हारे अलावा ब्रिटेन के और भी कई सारी अन्य कंपनी भी आएगा। ये लग रहा है पानी आज पूरा बह के रहेगा क्या? खिड़की विड़की बंद कर दीजिए, देखिए तो बहुत ज़्यादा पानी इधर से, कुछ तो आवाज़ कम हो जाएगा। हाँ, खिड़की विकलांग हो गया भाई, विकलांग शब्द अच्छा बात नहीं है, उसको दिव्यांग बोलो। अब तो दिव्यांग शब्द भी नहीं चलता है ना, अब क्या चलता है? स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबल बोलते हैं, विशेष क्षमता युक्त व्यक्ति। ये नहीं, ये शब्द अब भारत सरकार अपने मतलब आधिकारिक तौर पर इसी भाषा का इस्तेमाल करती है। आप देखना रेलवे में जो पहले जहाँ पर विकलांग लिखा होता था, अब ज़्यादातर जगह पे क्या मिलेगा? विशेष क्षमता से युक्त व्यक्ति। अब उस चीज़ को बहुत जगह पे चेंज हो रहा है। तो विकलांग शब्द अपने आप में नेगेटिव शब्द है। किसी को आप अपंग होने का तुम्हारा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, नुकसान हो गया। हाँ हाँ, तो इससे हो सकता है ना, कोई व्यक्ति अगर आपके पास मान लो एक अंग नहीं है, तो हो सकता है आप विशेष क्षमता से युक्त हैं, आप कोई और काम जितना अच्छे से कर पाइएगा उतने अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल दें आपको, जिस व्यक्ति को देखने की क्षमता नहीं होती है, बात को समझिएगा, जिस व्यक्ति में देखने की क्षमता नहीं होती है, आप गौर कीजिएगा, उस व्यक्ति में समझने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है कि उसको दिखता कुछ नहीं है, लेकिन वो मन ही मन क्या करता है, उसको चीज़ों को एनालिसिस करता है। तो एनालिसिस पावर, जिनकी सेंस जो होता है ना, सेंस समझने का, सूंघने का क्षमता, उनके अंदर आपसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो देख नहीं पाएंगे, तो चीज़ों को सूंघ कर या महसूस कर करके ही वो चलते हैं आगे। तो देखते होंगे वो लोग डंडे को ऐसे ऐसे करके भी वो आराम से चल लेते हैं, और आंख वाले भी ठोकर खा के गिरते हैं, है कि नहीं? हाँ, आंख वाले भी ठोकर खा के गिरते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इधर उधर होता है, चारों तरफ सतरंगा दिमाग होता है उसका, है ना, चारों तरफ वो अलग ही रंगीन दुनिया में चल रहा है। लेकिन इन बेचारों का तो कलर ही गायब हो गया, इनका तो कलर ही खत्म हो गया, उनको तो सिर्फ ब्लैक दिखता है। तो ये समस्या है। चलिए हम लोग वापस आते हैं। तो देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए कंपनी का क्या करना पड़ेगा? ब्रिटेन के सांसद क्या करेगा? बोलेगा सबसे पहले कंपनी का एकाधिकार खत्म करो, क्योंकि एकाधिकार नहीं करोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला कच्चा माल पूरा नहीं दे पाएगा। तो कच्चे माल क्या चाहिए? ज़्यादा। बाजार तो मिल गया था, लेकिन कच्चा माल ज़्यादा चाहिए था, और कच्चा माल अकेला वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं दे सकता था। तो अतः कंपनी का एकाधिकार खत्म होगा, और यहाँ से क्या लाया जाएगा? फ्री ट्रेड की पॉलिसी। यहाँ से क्या लाया जाएगा? फ्री ट्रेड की पॉलिसी। इसको कहते हैं मुक्त व्यापार की नीति। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेड पॉलिसी लाया जाएगा। और उसके बाद क्या बोलेगा? ये प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत का दरवाजा खोल देगा। इसमें क्या बोला गया? हर एक कंपनी को, मतलब प्रत्येक ब्रिटिश कंपनी, जितना भी ब्रिटेन की कंपनी है, सभी के लिए भारत का दरवाजा पूरी तरह से क्या हो गया? खुल जाएगा। अब सभी लोग भारत में आके व्यापार कर सकता है। मतलब ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक, ताकि कच्चा माल ज्यादा चाहिए, कच्चा माल ज्यादा चाहिए ना, अकेला ही थोड़ी उतना पूरा कर पाएगा। समझ रहे बात को? रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए। अरे मार्केट तो है, था ही ना हमारे पास, मेन कच्चा माल उतना नहीं अकेला पूरा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेला नहीं दे पा रहा था वहाँ के फैक्ट्री वाले को। तो बोला कि केवल तुम्हारे भरोसे यहाँ की फैक्ट्री क्यों बैठे भाई, तुम्हारे अलावा बाकी लोग भी जाएगा और वो भी ढो ढो के लाएगा। तो देखिएगा जहाँ पर कि पहले जहाजी बेड़ा लोग, मतलब 10-20 जहाज होगा, बाद में यही 100-200 जहाज एक साथ आने लगा ढो ढो के। तो भारत में क्या होने लगा? तेजी से कच्चा माल का खपत होने लगा। तो यानी कि प्रत्येक ब्रिटिश कंपनी का क्या हो गया? भारत के लिए दरवाजा क्या हो गया? अब प्रत्येक ब्रिटिश कंपनी यहाँ आएगा और व्यापार करेगा। अब ये समझना है कि जरा सा ऐसा करने की वजह से, ये स्ट्रक्चर समझ में आया? ये समझ में आया जो बताया? अब ऐसा करने के वजह से हमारे देश पर क्या परिणाम पड़ा और ब्रिटेन पे क्या परिणाम पड़ा, वो समझते हैं। यानी औद्योगिकरण के कारण से परिणाम क्या पड़ा वो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका सकारात्मक परिणाम, देखते हैं। पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। परिणाम, क्या परिणाम रहा? परिणाम में अगर देखेंगे, सबसे पहले ये कहता है सैद्धांतिक दृष्टि से भारत में औद्योगिक उद्योगों का निर्माण हुआ। क्या बोलता है?
सैद्धांतिक रूप से भारत में उद्योगों का निर्माण, ये बात थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि सैद्धांतिक रूप से, मतलब ब्रिटेन वाले जो बोलते थे, मतलब थ्योरी ये कहता है कि ऐसे करने के वजह से क्या हुआ, भारत में भी उद्योगों का विकास होगा, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल तेजी से जाएंगे, यहाँ से तेजी से जाएंगे ना, तो उनका ये कहना था कि ऐसा करने से यहाँ पर भी बहुत सारा फिर प्रॉफिट होता है, यहाँ के लोगों का भी औद्योगिकरण हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों को सिर्फ भी औद्योगिकरण नहीं हुआ, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ, लेकिन ये बात प्रैक्टिकली रूप से क्या हो गई, गलत। तो सैद्धांतिक रूप से कहते हैं ब्रिटेन वाले कि मतलब कि ऐसा सिस्टम के करने की वजह से भारत में उद्योगों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और दूसरा कहता है हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, कहता है हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या फायदा हुआ, हाँ कुछ तो हुआ ही, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन से क्या होता है, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन से पूंजीवादी मशीनीकृत औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो गया। मतलब समझो, अगर ये हस्तशिल्प उद्योगों का पतन नहीं होता तो जो पूंजीवादी मशीनीकृत अर्थव्यवस्था लिखा ना, औद्योगिक विकास, बोला कि अगर ये ढांचा नहीं खत्म होता तो यहां पर मशीन आता ही नहीं। एक बात बताओ, महात्मा गांधी क्या बोलते थे, वो टेक्नोलॉजी के बहुत ही खिलाफ थे, मशीन को वो सही नहीं मानते थे। उनका मानना ये था कि अगर किसी भी काम को करने में अगर मशीन लग जाता है तो इससे कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा मानना है। हाँ भाई सही सही तो बोलोगे ही, पहले पूरा तो सुन लो पहले। लेकिन महात्मा गांधी अंतिम समय में इस बात को भी स्वीकार कर लिए थे कि मशीन को भी एक्सेप्ट करना उतना ही जरूरी है। समझ रहे बात को, मतलब कि मशीन को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी हम रोजगार पर असर नहीं पड़ने देंगे। मतलब कि जो लोग, आज एक बात बताओ, मान लो कहीं पर ये खेत का टुकड़ा है, इस खेत के टुकड़े पे खेती करने के लिए अगर मशीन करता तो उसको हो सकता था कि 2 घंटे में वो काम कर लेता, पूरा 2 घंटे में वो खेत की जुताई कर लेता। मान लो 1 बीघा 2 बीघा का जो भी मतलब प्लॉट होगा, अगर यही काम बैल के माध्यम से करोगे तो हो सकता था कि वो करने में पूरा 2 दिन लग जाते, क्योंकि बहुत बड़ा खेत है। और खेती मतलब 2 दिन ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लेते हैं इसको, मान लो इसको 20 घंटा लगता, 20 घंटा भी लगता। अब प्लस इसमें हो सकता था कम से कम 4 से 5 लोग लगते। अरे अकेले आदमी थक भी तो जाएगा, 4 से 5 लोग रहेगा, एक आदमी हो सकता है बैल के पीछे चारा लेकर के रहेगा ना, बैल ताकि चल पाए उसके लिए एक आदमी ऐसे करके हाथ में लेकर के चलेगा कि भाई चलो बैल, उसको भूख भी लगता है बैल को। अब पीछे एक आदमी जो हल लेकर के ऐसे पड़ा हुआ और डंडा दे रहा है कि चलो आगे, बैल को नहीं भी मन हो रहा है तब भी जबरदस्ती उससे खेती करा रहा है। मतलब एक तरह से ये देखा जाए तो ये प्रोसेस क्या था, एनिमल हरासमेंट का मामला था, जिसको हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं कि एनिमल हरासमेंट भी होता है। उनको लगा जानवर इसी दिन के लिए होता है, बैल किस चीज़ के लिए, खेती करो, चलो भाई खेत की जुताई में उसको लगा दो। लगे पूरा दिन भर, बैल भी परेशान है, किसान भी परेशान है और खिलाने वाला भी परेशान है, बीच बीच में शिफ्ट भी चेंज होता है। एक आदमी खेत जुताई कर लिया, 2 घंटे के बाद वो बैठ के सत्तू खा रहा है उधर अड्डे पे बैठ के, दूसरा आदमी उधर से आया फिर लेके चला। तो दिन भर में कम से कम 4-5 लोगों का ज़रूरत था, तब जाकर के ये पूरा खेत की जुताई का प्रोसेस हो पाएगा। अरे देखो, इससे बेहतर क्या होता है, एक आदमी ट्रैक्टर लेकर के निकलता और वो मशीन से क्या करता, 2 घंटे में काम करके आके चुपचाप वो भी रिलैक्स होकर के चाय पी रहा होता बैठ के कि चलो मेरा काम हो गया। तो कहने का मतलब है कि 4 या 5 आदमी के जगह पर एक आदमी से भी काम हो सकता था, तो बाकी जो 3-4 लोग हैं वो कोई दूसरा काम कर सकता था ना। दूसरा काम नहीं आता होगा उसको। पहले सुन तो लो भाई मेरे, आता नहीं होगा ये अलग समस्या है, पर ऐसा नहीं कि दूसरा धरती पर कोई काम ही नहीं है। अरे खेती करने के अलावा भी बहुत सारा काम है, आप दूसरे काम में लगो ना, सेवा क्षेत्र में लगो। कोई भी फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है सर, तो उसमें जैसे कि किसी भी आदमी को लगा जैसे कि वो सब दिन काम किया है एक फैक्ट्री में, हम वो नहीं कह रहे हैं, काम पता है सर, अगर उस फैक्ट्री में मशीन के थ्रू से अगर काम करेगा तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात तो समझो, कहीं भी जो बेरोजगारी होता है वो टेम्प्रोरी होता है। अगर यहाँ से लोगों को निकाला जाएगा तो टेम्प्रोरी कुछ दिन के लिए लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर उसको कोई दूसरा काम सिखा देते हो, इस काम में जहाँ पर एक लोग, जिसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, एक शब्द सुना होगा आपने, प्रच्छन्न बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी कैसा है, प्रच्छन्न टाइप का है, मतलब कि जहाँ पर एक लोगों से काम हो सकता था वहाँ जबरदस्ती 4-5 लोगों को और हम जोड़ लिए हैं। तो ये 3-4 लोगों को जो आप अच्छा, इससे मुनाफा हो पाएगा क्या? अभी मात्र एक आदमी काम करता है उसको अधिक मुनाफा होता है खेती से, अगर 4-5 लोग मिलकर करेंगे तो क्या 4-5 को मुनाफा होगा?
नहीं होगा। तो खेती कैसा हो जाएगा? जो कृषि का कार्य है बस जीवन चलाने के लायक बचेगा, कि बस अपना क्या कर रहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साईं ना मतलब सॉरी साधु ना भूखा जाए, बस इसी फिलॉसफी पे चलेगा। ये चारों पांचों लोग बैठ करके दिन भर मंत्र जाप करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बस उतना ही मिलेगा, बस वो जिंदा रह पाएंगे। अरे भाई जिंदगी में लोगों को क्या केवल पेट ही सबसे बड़ा चीज़ है? उसके और भी कई सारे अरमान होते हैं। वो अच्छा कपड़ा भी पहनना चाहता है, तो फिलहाल तो सबसे पहले पेट की जरूरत पूरा करो। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को आप एक काम में मत उलझा के रखो। कई अगर एक काम में एक मशीन के माध्यम से हो सकता है, तो जो काम कोई दूसरा काम भी तो है, आप वहाँ भेज दो उसको, सेवा क्षेत्र में भेज दो। अभी उस समय मान लो बैंक नहीं था, आज बैंक में जॉब है कि नहीं? आज रेलवे में जॉब है कि नहीं? अगर हम रेलवे का विकास नहीं हुआ होता तो रेलवे में इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते? नहीं। उस समय तो हम लोग खेती ही कर रहे होते तब भी और आज भी, समझ रहे हो? अगर हम केवल कृषि पर ही रहते तो आज भी केवल खेती ही कर रहे होते। रेल नहीं चलता, बसें नहीं चलती, टैक्सी नहीं चलती, प्लेन नहीं उड़ता, तो क्या वो लोग आज काम नहीं कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं ना? आने वाले समय में हो सकता है कि ड्राइवरलेस गाड़ी चलेगी, चल भी रहा है, टेस्ला बनाया भी है, इसमें कोई ड्राइवर ही नहीं होगा। गाड़ी चलेगी लेकिन वो ड्राइवर नहीं, उसको रोबोट चला रहा होगा, तो ड्राइवर का भी जरूरत नहीं है अब गाड़ी का। ड्राइवर क्या काम करता है सर? कुछ करना है, उसमें ड्राइवर ही नहीं है, बस ऐसे स्टीयरिंग घूम रहा है। मान लेना कि कोई भूत चला रहा है उसको, समझ रहा है? वो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग घूम रहा है और आप चुपचाप बैठे रहो उसके भरोसे कि भाई ठीक ही चला रहा होगा, जिधर लेके जा रहा है वैसे ही चला रहा होगा। उसमें सेंसर इतने अच्छे लगे होते हैं कि जहाँ गड्ढा वड्ढा होता है, कितने दूर पर लोग हैं, उसको सेंसर पे वो मतलब उसको स्कैन कर लेता है, समझ में आ जाता है कि हमको कितना दूर पे ब्रेक लगाना, कितना स्पीड चलाना है, वो गाड़ी को सब पता है। ये तो ट्रेन में भी हो चुका है। हाँ होता है, जापान में ऐसे ट्रेनें चल रही जिसमें कि मतलब कोई है ही नहीं ड्राइवर। इंडिया में भी है सर, जैसे कि हर एक 10-10 मिनट में कोई ऐसा बटन रहता है जो कि खींचना पड़ता है ताकि उसको पता चले कि ड्राइवर एक्टिव है, कुछ हुआ नहीं है। अगर ऑटोमेटिक ड्राइवर मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऑटोमेटिक। हाँ ऐसे सिस्टम तो लागू किए गए और आने वाले समय में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अभी हम ये कहना चाहते हैं कि देखो औद्योगिकरण की वजह से लोगों को फायदा हुआ, औद्योगिकरण की वजह से लोगों को ये फायदा हुआ कि केवल जो लोग सिर्फ केवल और केवल एक ही खेती में काम लगे, अब वो फैक्ट्री में काम करेंगे। अब इनकम क्या होगा, लोगों का इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। और आने वाले समय में आप देखना कि एग्रीकल्चर पर सरकार भी चाहती है कि कम से कम लोग डिपेंड करें। अभी देखना भारत के किसानों के पास कितनी ज़मीनें होती हैं, मान लो 2 बीघा 1 बीघा जो भी हो जाए। ब्रिटेन के किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन होता है या अमेरिका के किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन होता है। वहाँ पर खेती भी हाईटेक तरीके से होता है, मशीन के माध्यम से होता है। अकेला आदमी 2-2, 3-3 एकड़ ज़मीन को आराम से एक दिन में जुताई वगैरह कर लेता है। खेती भी होता है तो एक मशीन के माध्यम से होता है। जैसे यहाँ पर धान की रोपनी होता है तो कैसे कितने बहुत सारे जो है उसमें मजदूर लगते हैं, तो मजदूरों का लागत भी तो बढ़ता है। तो लागत को कम करने के लिए कृषि में जब आपका लागत कम लगेगा तभी आपको मुनाफा होगा। आज के किसान प्रॉफिट में क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी लागत ज़्यादा है। अभी देख लो खाद के रेट बहुत ज़्यादा है, बीज का दाम बहुत ज़्यादा है, उर्वरक जो कीटनाशक का यूज़ करते हैं उसका भी रेट क्या है। जब आपका किसी चीज़ को करने में पूंजी ज़्यादा लगेगा तो प्रॉफिट कम होगा कि नहीं? क्या उस हिसाब से कीमत मिलता है क्या? प्याज अभी दिख रहा है ना महंगा, क्या सालों भर प्याज महंगा होगा? तुम देख लेना इसी प्याज का कीमत एक समय ऐसा हो जाता है कि 5 से 10 रुपए किलो भी नहीं बिकता है, मतलब उससे भी कम रेट में किसानों को प्याज देना पड़ता है। तो ये खेती का समस्या है, इसका रेट कभी फिक्स नहीं होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। मार्केट में प्याज ज़्यादा आ जाएगा, रेट कम हो जाएगा। सरकारें उस कीमत पे खरीदती नहीं है, जो दिक्कत वाली बात है। हालांकि खरीदती है लेकिन जिस मात्रा में खरीदना था उस मात्रा में सरकारें खरीदने से इनकार कर देती है। तो मशीनीकृत होने की वजह से देखो, अगर हम लोग केवल हस्तशिल्प उद्योगों पे चलता तो फिर मशीन कभी आता क्या? मशीन नहीं आता तो चीज़ें सस्ती मिलती क्या? नहीं मिलती। आप कितना भी इसका सपोर्ट कर लो लेकिन चीज़ें आपको सस्ती नहीं मिलेंगी। हम क्या बताओ, देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि औद्योगिकरण आया, दिक्कत ये है कि जिस तरह से औद्योगिकरण ब्रिटेन में आया उस तरह से औद्योगिकरण अगर भारत में भी होता तो भारत के लोग गुलाम नहीं बनते, भारत के लोग गरीबी के स्तर पर नहीं आते, अकाल नहीं आता, भुखमरी नहीं आता। ये अकाल और भुखमरी तो भाई इसलिए आया ना क्योंकि औद्योगिकरण केवल वहीं रह के हो गया। यहाँ तो हुआ नहीं, यहाँ से केवल कच्चा माल खरीद के ले गया, वो भी सस्ते रेट पर, और यहाँ के लोगों को बोला कि भाई आप खरीदो मेरे कपड़े खरीदो। तो एक तरफा विकास हुआ ना। जब विकास एक तरफा हो तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, कुछ लोग अमीर ज़्यादा हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, तो अव्यवस्थाएं फैलेगी। और ब्रिटेन में ऐसा हुआ, मतलब ब्रिटेन के लोग बहुत अमीर हो गए जबकि भारत के लोग क्या हो गए, काफ़ी गरीब हुआ। तो अगर ये पूंजीवादी
पूंजीवादी व्यवस्था तो चल ही रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब क्या कि चीज़ों का रेट कौन तय करेगा? सरकार तय नहीं करेगी। किसी भी चीज़ का कीमत कौन तय करेगा? कंपनी तय करेगी, मार्केट तय करेगी। तो पूंजीवादी व्यवस्था तो चल ही रहा था, लेकिन मशीनीकृत व्यवस्था जो है वो औद्योगिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये मशीनीकृत नहीं होता तो आज हमारे पास जो सामान दिख रहा है या उस समय भी जो सामान मिला वो हमें नहीं मिल पाता, कम रेट में मिल रहा था। अब यहाँ का धोती ज़्यादा महंगा बिकेगा, अब वहाँ से जो धोती बन कर आएगा वो क्या होगा? सस्ता। अब ठाकुर भी यही धोती पहनेगा और आम लोग भी यही धोती पहनेगा। बात समझना। अब गरीब से गरीब लोग भी वो सामान खरीद सकता था। अब पहले वो धोती कौन पहनता होगा? केवल ठाकुर जी, अच्छी क्वालिटी का खादी वाला धोती। अब जो सामान सस्ता, अभी देखना गरीब से गरीब लोगों के हाथ में मोबाइल है कि नहीं भाई? है ना भाई। कितना भी कह लो, वो जो रेडमी का मोबाइल, जो स्वामी का जो फ़ोन होता है उसको कहते हैं चाइनीज एप्पल, नहीं बोलते हैं? मतलब भारत में भी अब सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन अगर उपलब्ध हो पाया तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आज मानना पड़ेगा कि चीन का है, इसमें कोई शक नहीं। आप कितना भी राष्ट्रवादी नारा लगा लो, पर इस बात से आप इनकार कर ही नहीं पाओगे। और हम लोग जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दुनिया आज की कैसी दुनिया है? मुक्त व्यापार की दुनिया है। सभी देश एक दूसरे के व्यापार कर रही है और हम क्या चाहते हैं कि नहीं, केवल राष्ट्रवादी चीज़ अपनाएंगे, नहीं केवल हम भारत का सामान इस्तेमाल करेंगे। क्यों भाई? अगर आप भी केवल भारत के बारे में सोचोगे और अमेरिका वाले भी केवल अपने बारे में सोचेगा और चीन वाला भी केवल अपने बारे में सोच ले, तो किसी का कोई सामान खरीदेगा? तो फिर ये मुक्त व्यापार हुआ? ये तो बंद अर्थव्यवस्था हुआ ना। फिर ये खुला अर्थव्यवस्था कहाँ हुआ? हम लोग जी रहे हैं ओपन इकोनॉमी में, खुला अर्थव्यवस्था। कोई किसी के यहाँ व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, बिना रोक टोक के व्यापार करो। इससे क्या होगा? लोगों को, उपभोक्ता को चीज़ें सस्ती मिलेगी, आपका उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी। अब लोग ज़्यादा अच्छे क्वालिटी वाला जीवन जी रहे हैं कि पहले जीते थे, अभी जी रहे ना। अब अभी देखिए, आपके पास पहनने के लिए तरह तरह के अलग अलग कपड़े होते हैं, है ना। आपके पास गाड़ी में भी कई सारे डिजाइन है, कपड़े नहीं टिकते हैं। आदमी नहीं टिकता है, पहले ज़्यादा टिकता है कपड़ा, वो आदमी नहीं टिक रहा है, उसका छोड़ो ना भाई, कपड़े टिक रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आदमी टिके नहीं टिके, कपड़ा टिक रहा है, सामान टिक रहा है। तो ये चीज़ जो उपभोक्तावादी प्रवृत्ति भी बढ़ा और हमारे पास कई सारे ऑप्शन आए। अब सामान का जो खपत करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। एक समय में जब हम लोग मार्केट जाते थे, जब किसी को साबुन खरीदना होता था तो वही साबुन मिलता था, लाइफ बॉय। समझ रहे हो? लाइफ में बॉय हो ना हो, पर लाइफ बॉय से जरूर नहाना है। ये बात एक बार पहले मजाक चलता था, लाइफ में कोई बॉय नहीं है तो कि लाइफ बॉय है हमारे पास। समझ रहे हैं? तो ये लाइफ बॉय के बारे में पहले मजाक चलता था। तो पहले लोग, फिर धीरे धीरे डिटॉल आया, कई सारी कंपनी आई। इसके वजह से क्या हुआ? इसके वजह से सबसे बड़ा फायदा हो गया कि हमारे पास विकल्प ज़्यादा हो गया, ऑप्शन ज़्यादा है। आज भी देख लो, शिक्षा के मामले में ऑप्शन ज़्यादा है ना। पहले प्राइवेट स्कूल इतना था, आज है कि नहीं? अब लोगों के पास विकल्प है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी भी स्कूल में पढ़वा सकते हो। तो आज की कंडीशंस पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा हुआ। कहने का मतलब है, ये पॉजिटिव चीज़ ये हुआ कि सैद्धांतिक रूप से भारत में भी थोड़ा बहुत उद्योगों का विकास हुआ और साथ ही साथ हस्तशिल्प उद्योग का अगर पतन हुआ, इससे मशीनीकृत भारत में फैला। अब यहाँ के लोग भी, जो लोग केवल कसम खा के बैठे थे कि नहीं हम चाहे कुछ भी हो जाएगा, कपड़ा हमेशा हम चरखा से ही बनाएंगे, अब यहाँ के लोगों को भी लगा, कंपटीशन मिला, अब चैलेंज मिला ना कि ब्रिटेन वाले सस्ते रेट पे सामान बेच लेता है, आप भी बेच के दिखाओ। अब यहाँ के लोग भी धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने आप को पुश करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी सामान को सस्ता बेचें और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करें। तो पहले कंपटीशन नहीं था और अब क्या हो जाएगा? कंपटीशन। तो कंपटीशन होने से फायदा किसको हुआ? आम लोगों को। ये पॉजिटिव बातें थे। अब जैसा इसका नेगेटिव देखें, नेगेटिव तो भर भर के है। क्योंकि नेगेटिव देखो, कहता है ना कि ब्रिटेन से हम लोगों को फायदे तो बहुत मिले, लेकिन उस फायदे को जो फायदा मिला उस चीज़ के लिए हमें कीमत ज़्यादा चुकाना पड़ा। ये बहुत बड़ा समस्या है। नेगेटिव देखें जरा। हाँ बोलिए, नेगेटिव कल देखेंगे। कितना टाइम हो गया? अरे भाई, आप पूरा टॉपिक खत्म नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अभी 10 ही 11 हुआ, क्लास है। ओ ये बात है, तो आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इतना देर झेलने के लिए शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं, शुरू कंटिन्यू है ना, जो कर लेंगे। आप परिणाम में देखते हैं कि नेगेटिव परिणाम क्या हुआ। आखिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? सबसे पहले नेगेटिव ये हुआ कि यहाँ पर बड़ी संख्या में शिल्पकार क्या हो गए? यहाँ पर बड़ी संख्या में शिल्पकार क्या हो गए?
हम आपको पहले ही बताया कि अगर मशीन आएगा तो मशीन के आने की वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो बेरोजगारी ही बढ़ेगी टेम्प्रोरी के लिए। तो टेम्प्रोरी तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि दिक्कत इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोगों को लगेगा ये अचानक से ये मार्केट में विदेशी सामान आ गया और यहाँ के सामान लोग खरीद नहीं रहे। तो ऐसे में जो प्रोडक्शन कि यहाँ पर हो रहा था, अब वो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम। अब यहाँ से डिमांड, मतलब भारत से जो सामान बन रहा था उसका डिमांड क्या हो गया, इंक खत्म हो गया क्या इसमें? चलो भाई कोई नहीं, मेरा ब्लू वाला बहुत बढ़िया है, जैसा देखते हैं। चलो मार्कर है तो मेरे बैग में, देखो चलो देखते हैं। तो बड़ी संख्या में शिल्पकार क्या हो गए, कम हो गए, बेरोजगार हो गए। और कृषि, क्योंकि ये शिल्पकार अब क्या करेंगे, अब इनके पास जब कोई काम नहीं बचेगा तो ये कहाँ काम करेगा, कृषि क्षेत्र में कार्य करने के लिए मजबूर हुए ना। जब उनको उधर काम ही नहीं मिलेगा, शिल्पकार लोग, मूर्तिकार लोग जब काम नहीं मिलेगा, वो अब क्या करेंगे, खेती। अब मजबूरी में वो खेती करने के अलावा कोई ऑप्शन है? अच्छा, जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जब खेती करने वाले लोगों की हो जाएगी तो खेती पर भी तो दबाव बढ़ेगा। अब खेती करने वाले जहाँ लोगों की संख्या कम थी, अब क्या हो जाएगी, और ज़्यादा, क्योंकि शिल्पकार भी अपना काम छोड़ करके क्या कर रहा है, खेती कर रहा है। तो इसके वजह से क्या हो गया, कृषि पर बोझ बढ़ेगा कि नहीं, बताइए। इसके वजह से कृषि पर बोझ, इसके वजह से क्या होगा, कृषि पर बोझ बढ़ेगा। और अगर कृषि पर बोझ बढ़ेगा, इससे खेती क्या होगा, कृषि और पिछड़ जाएगा, कृषि और पिछड़ गई। मतलब जहां एक लोगों से काम, जहां मान लो 10 लोगों से काम हो रहा था, अब क्या हो गया, और लोग आ गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर आ जाएगा तो इनकम भी क्या हो जाएगा। अब एक तो ऑलरेडी पहले खेती उतना फायदे का चीज़ नहीं था, अब खेती और मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो गया। आपको याद है गणित का वो सवाल पढ़ते थे, एक दिन में 4 मजदूर इतना काम करता था, तो 10 मजदूर उसी काम को कितने टाइम में काम करेगा, पढ़ते ना टाइम 1 वर्क वाला, तो वही वाला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब खेती जल्दी तो होगा लेकिन प्रॉफिट वाला चीज़ होगा। अब खेती उतना फायदे वाला चीज़ नहीं हो पाएगा। पहले 4 भाई मिलकर करते थे, अब 5 भाई और आ गया बाहर से, 9 भाई हो गए। काम तो जल्दी फटाफट हो जाएगा लेकिन मतलब फ़ायदा उतना होगा नहीं होगा, क्योंकि शेयर, प्रॉफिट शेयर तो सभी में होगा ना। दूसरा चीज़ और क्या हुआ, अंग्रेज सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान दिया, नकदी फसल पर दिया ना, नकदी फसल पर ध्यान दिया। वही जूट, अफीम, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया। जब नकदी फसल पर ध्यान देगा तो इसके वजह से क्या होगा, नकदी फसल अगर ज़्यादा होगा तो इससे खाद्यान्न का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम होगा ना। क्योंकि खाने पीने वाला जो सामान पहले बनता था, अब जो उत्पादन करते थे वो क्या हो जाएगा, अब तुम सोरा, अफीम, नील, इसका खेती करने लगे ज़्यादा, तो खाने पीने का जो सामान था, चावल, गेहूं, इसका उत्पादन क्या हो गया। क्योंकि अब ब्रिटेन क्या करे, नकदी फसल ज़्यादा उगाएगा, तो इसके वजह से खाद्यान्न उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया। और जब खाद्यान्न उत्पादन कम होगा, और साथ ही साथ क्या हुआ, नकदी फसल को बढ़ाने से खाद्यान्न उत्पादन तो कम होगा, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कर की जो राजस्व कैसा था, भू राजस्व कैसा था, क्या भू राजस्व कम था। अब लगातार भू राजस्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले जहाँ कम, मतलब मान लो पहले 5% देता होगा, तो अब क्या हो रहा है 10%, क्योंकि क्या उगा रहे हो आप, नकदी फसल। तो नकदी फसल पे प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो भू राजस्व भी क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा और क्या हुआ, इसके वजह से किसान क्या हो गए, इन सारी चीज़ों की वजह से किसान क्या हो गए, इन सारी चीज़ों की वजह से किसान ऋण ग्रस्त हो गए। और बार बार क्या हो रहा है, अकाल हो रहा है। अकाल मतलब क्या, भुखमरी की स्थिति आ गई है, क्योंकि खाने पीने का खाद्यान्न क्या है, कम है, लोग ज़्यादा हैं, खाने पीने का सामान क्या है, कम। तो ऐसे में क्या होगा, अकाल। और उसके बाद भू राजस्व ज़्यादा था, तो टैक्स का रेट अगर ज़्यादा होगा तो किसानों को नकदी फसल को उपजाने के लिए लागत भी क्या होगा, क्योंकि नकदी फसल को उपजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब लागत क्या हो जाएगा, ज़्यादा। और ये लागत ज़्यादा है तो पैसे ज़्यादा लगेंगे। ये पैसा किससे लेगा, साहूकार से लेगा। और साहूकार जब ज़्यादा पैसा लेगा और जब वो लौटा नहीं पाएगा, किसान जब साहूकार को नहीं लौटा पाएगा तो वो किसान क्या हो जाएगा, ऋणग्रस्त। वही सिर्फ चावल और गेहूं का खेती होता तो शायद इतना ज़्यादा पूंजी नहीं लगता,
लागत ज़्यादा लगता खेती में? नहीं, लागत कम लगता तो उसको लोन भी नहीं लेना पड़ता उतना। तो पहले का सिस्टम किसानों के हिसाब से ठीक था, लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि नकदी फसल पर ध्यान देने से एक तो खाने पीने का सामान का उत्पादन कम हो गया और दूसरा भू राजस्व भी कम नहीं था, बिल्कुल ज़्यादा था। तो किसान दोहरा मार झेल रहे थे, एक तो खाने पीने का सामान कम है और ऊपर से राजस्व भी क्या हो रहा है? ज़्यादा। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो गया? दिक्कत हुआ। एक चीज़ और देख बेटा, इसको तीसरा पॉइंट देखते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में अगर तीसरा पॉइंट देखना हो तो कह सकते हो क्या इससे आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ क्या? अभी जो कह रहा था कि आधुनिक उद्योगों का विकास होगा, क्या वाकई विकास हुआ? नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस बात का वो दावा कर रहे थे कि आधुनिक उद्योगों का विकास होगा, तो आधुनिक उद्योगों का विकास नहीं होगा। और चौथा पॉइंट अगर समझना चाहते हो, कहता है कि उद्योग एवं कृषि के बीच सहयोगात्मक संबंध का पतन हो गया। मतलब कि पहले उद्योग और कृषि के बीच अच्छा संबंध था, मतलब कि कृषि से रिलेटेड जो भी सामान आप बनाते थे, जैसे मान लो कि आप धान की खेती करते हो, या मान लो कि आप पहले कॉटन उगाते थे कॉटन से रुई, मतलब कि रुई से फिर धागा बनेगा, और धागा बनने के बाद यहीं पर क्या होता है? यहाँ पर चरखा था। कॉटन उगाओ, चरखे के पास ले जाओ और चरखे में वो सामान, वो धागा वगैरह से कपड़ा बना लो। तो पहले कृषि और उद्योग के बीच अच्छा संबंध था भारत में। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो कृषि और उद्योगों से रिलेशन क्या हो गया? खराब होता चला गया। अब कृषि निर्मित वस्तु का उतना इस्तेमाल भारत में नहीं हो पा रहा था। हालांकि कृषि निर्मित वस्तु कॉटन का इस्तेमाल कौन कर रहा था? ब्रिटेन वाले कर रहे थे, लेकिन भारत वाले कर पा रहे थे नहीं। ये प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद कहता है कि कच्चे माल का निर्यात एवं निर्मित वस्तु का आयात। इस समय और क्या हुआ? कच्चे माल का क्या हो रहा था? भारत से कच्चे माल का क्या हो रहा था? और निर्मित वस्तु का आयात, मतलब कच्चा माल भारत से निकल जाएगा, निर्यात होगा। और जबकि जो निर्मित वस्तु ब्रिटेन में होता था उसका हम क्या करते थे? आयात करते थे। मतलब इस तरह से देखा जाए तो हमारा आयात निर्यात के बीच भी बैलेंस खराब था। निर्यात जो चीज़ करते थे, हालांकि कच्चे माल का भी जो परचेज करता था, जो खरीदता था, वो यहीं के पैसा से खरीदता था कच्चा माल। उसके बाद आगे कहता है इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ? आर्थिक औद्योगिक विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हुआ। मतलब जो बात कह रहा था कि आर्थिक औद्योगिक विकास अवरुद्ध का मतलब क्या हो गया? रुक गया। क्या भारत में आर्थिक औद्योगिक विकास हो पाया? ये आर्थिक औद्योगिक विकास कहाँ हो पाया? ब्रिटेन में। लेकिन भारत के लिए हो पाया? ये सारा घाटा जितना देख रहे हैं ये किसके लिए घाटा होगा? भारत के लिए। अब प्रॉफिट जितना देखे थे वो किसके लिए रहा? ब्रिटेन के लिए। तो इसका अब फाइनली जो हम पढ़ रहे हैं वही औद्योगिकरण, इसका कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष देख लेते हैं और ये हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जरा इसका देखेंगे, जरा औद्योगिकरण का कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन यानी क्या? निष्कर्ष में देखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन के लोग हम लोगों पर भू राजस्व ज़्यादा लगाए थे, मतलब आरोपित अत्यधिक लगान एवं कृषि के वाणिज्यीकरण की वजह से। सीधी सी बात है कि भू राजस्व, यहाँ पर भू राजस्व क्या था? ज़्यादा था। और भू राजस्व ज़्यादा जो था, और साथ ही साथ क्या चल रहा था यहाँ पर? कृषि का वाणिज्यीकरण चल रहा था। कृषि का वाणिज्यीकरण, इसी के वजह से तो भू राजस्व ज़्यादा हुआ। अगर हम लोग कैश क्रॉप नहीं उगाते तो भू राजस्व ज़्यादा होता। इन सारे चीज़ों की वजह से क्या हुआ? यहाँ पर नकदी फसल को उगाने की बाध्यता थी या नहीं? बताओ। बाध्यता था कि आपको क्या उगाना पड़ेगा? नकदी फसल उगाना पड़ेगा। आपको जिस एरिया में चाय होता था वहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती किसान उगाने के लिए बोलता था कि चाय उगाना पड़ेगा, अफीम की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते अंग्रेज को। तो क्या हो गया? नकदी फसलों को उगाने की क्या हो गई? बाध्यता हो गई। और इसके वजह से क्या हो गया? अगर नकदी फसल ज़बरदस्ती उगाएगा तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा? हस्तशिल्प, उद्योगों का पतन हो गया।
हाथ से निर्मित जो भी वस्तु थी उसका पतन हो गया, और इसके वजह से किसान एवं शिल्पकार क्या हो गए? किसान या जो भी शिल्पकार थे ये क्या हो जाएंगे? निर्धन। ये क्या हो जाएंगे? निर्धन, गरीब हो गए। बार बार अकाल पड़ेगा, और साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचा भी क्या हो गया? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परंपरागत ढांचा था वो पूरी तरह से क्या होगा? ध्वस्त, बर्बाद हो गया। हम लोगों का ढांचा, जो सिस्टम से चल रहे थे वो ढांचा ही चौपट हो गया। तो देखो, हमने अभी बताया कि औद्योगिकरण से फायदा हुआ, लेकिन फायदे की तुलना में घाटा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये फायदा ब्रिटेन के लोगों को हुआ। अगर यही औद्योगिकरण यहाँ हुआ होता तो दिक्कत था? नहीं होता। कोई बात नहीं, परंपरागत ढांचा टूटा ना, कोई बात नहीं, पर आम लोगों को फायदा तो होना था ना, वो नहीं होया। किसान ऋणग्रस्त हो गए, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया, नकदी फसल जबरदस्ती उगाने की वजह से क्या होगा? अब इसके वजह से क्या होगा? एक घाटा तो ये होगा कि खाद्य उत्पादन भी तो कम हुआ, अब लोगों को भोजन ही नहीं मिल पाएगा। तो ये सारा चीज़ जो हमने देखा वो टोटली क्या था? कंक्लूजन था हस्तशिल्प उद्योगों का जो पतन का ये जो टॉपिक था, आज हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक उद्योग जो भारत में हुआ, कुछ तो हुआ था ना, थोड़ा बहुत जितना भी हुआ उसका जो सीमित विकास हो पाया उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना छोड़ते हैं। थैंक यू। विकास जी बंद कर लीजिए वीडियो को। ठीक है।